हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपको पता होना चाहिए WO ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पहली जो शर्त है इस जॉब की वो ये है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन, मतलब कि प्रोबेशन पीरियड के दौरान, और ये जो पीरियड ऑफ प्रोबेशन होता है वो 2 साल का होता है। तो इन 2 सालों में आपको एसएस का एग्ज़ाम जो है आपको क्वालिफाई करना होता है, जिसमें ग्रुप 1 में पेपर होते हैं लगभग 5 और ग्रुप 2 में 4 पेपर होते हैं जो आपको क्वालिफाई करना होता है। और ये एग्ज़ाम CAG ऑफ इंडिया के द्वारा कराया जाएगा, न्यू दिल्ली। और ऑन अकाउंट ऑफ फेलियर टू पास द सेट एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड, और इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पास नहीं करते हैं तो आपको सर्विस से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, और इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आपको रेगुलर WO ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो शर्त मैं आप बता रहा हूँ ये WO मतलब कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको जो है एसएस को सीरियसली लेना है और इस एग्ज़ाम को पास करना अगर आप इस जॉब में बने रहना चाहते हो तो। ठीक है, तो अब हम लोग अगले शर्त की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका जो दूसरा शर्त है वो ये है कि ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड आपको एक टेस्ट पास करना होगा, रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट, जो कि कोई भी स्टेट में, मान लीजिए कि आप अगर उड़ीसा में पोस्टेड होते हैं तो आपको उड़िया सीखना होगा, वेस्ट बंगाल में पोस्टेड होते हैं तो आपको बंगला सीखना होगा, और केरला में पोस्टेड है तो मलयालम सीखना होगा। तो इस तरह के जितने भी स्टेट्स की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने माध्यमिक में अगर हिंदी पढ़ा है और उस स्टेट की भाषा भी हिंदी है तो आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना होगा रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड। ठीक है, तो लेकिन इस केस में आपको देना होगा जहाँ पर आपने माध्यमिक में अगर आपने वो भाषा नहीं पढ़ी है जिस स्टेट में आप पोस्टेड हैं तो आपको वो एग्ज़ाम देना होगा। और इस एग्ज़ाम में क्या होता है, इस एग्ज़ाम में 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 30 नंबर लाना होता है। और इस एग्ज़ाम में आपको, इस एग्ज़ाम के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही ये एग्ज़ाम आपका होगा। तो आपको इसमें थोड़ा सा एफर्ट भी लगाना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसमें ये लिखा है कि वाइल इन सर्विस ही विल हैव टू पास ए टेस्ट इन हिंदी, और हिंदी में भी आपको टेस्ट पास करना हो। अगर आपने माध्यमिक के एग्ज़ाम में अगर आपने हिंदी का पेपर नहीं लिखा है तो आपको हिंदी का भी टेस्ट देना होगा, और उसके लिए भी आपको ट्रेनिंग जो है वो दिया जाएगा, जो कि ऑफिस में कि मतलब कि एक हिंदी टीचिंग स्कीम है उसके तहत आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसको भी आपको पास करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आप अगर बंगाली हैं और आपने माध्यमिक में अगर हिंदी नहीं पढ़ा है तो आपको हिंदी सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी आप, और उसका जो टेस्ट होगा उसमें भी आपको पास करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसका जो, और इसमें देखिए क्या है कि इफ़ द कैंडिडेट इज विलिंग टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन द अबव मेंशन कंडीशंस, जो भी कंडीशंस आपको लिखे होंगे अपॉइंटमेंट लेटर में, तो उसमें अगर आप एक्सेप्ट करते हैं और फिर तो उसके बाद क्या होगा कि आपको एनेक्सर B दिया जाएगा। और उस एनेक्सर B में क्या है कि आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस रहता है जिसमें अपना नाम और पर्सनल डिटेल्स भर करके आप क्या करते हो, जमा करते हो। अगर इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि ये इस केस में यहाँ पर ये डेट है, कोई भी आपका जो भी डेट रहेगा उस डेट के अंदर अंदर आपको ये भेज देना है एनेक्सर B। अगर मान लीजिए आप एक्सटेंशन ले रहे हैं तो एक्सटेंशन तो आपको बाद में लेना है, पहले तो इसको भेज देना है। मान लीजिए कि आप इस तारीख तक जो है अगर आप नहीं जा रहे हैं ज्वाइन करने के लिए तो आप पहले ही एनेक्सर B को फिल करके बाय पोस्ट और ऑनलाइन जो है ईमेल के थ्रू इसको भेज दीजिए, ताकि आपका जो है वो जॉब जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। ठीक है, एक्सेप्टेंस जो है, नहीं तो आपका ऑफर जो है वो विड्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पहले करना। उसके बाद आप अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, तो इसको भेजना आपको नहीं भूलना है। ठीक है, उसके बाद इसमें देखिए क्या लिखा है कि अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो आप, अगर मान लीजिए कि आपको इस जो भी डेट है होगा उस डेट के पहले अगर आप सारा डॉक्यूमेंट लेकर के जा सकते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप एनेक्सर B को लेकर के जा सकते हैं अपने साथ में, आपको बाई पोस्ट भेजने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग अगली शर्त की तरफ बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है कि नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में क्या होता है कि आपको एक्सटेंशन जो है वो नहीं दिया जाता है, वो क्लियरली लिखा हुआ है। तो आपको देयर हैज़ टू बी सम जेन्युइन ग्राउंड, तभी आपको जो है एक्सटेंशन मिलता है, अदरवाइज आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। आप ऐसे ही नहीं कह सकते कि मुझे एक्सटेंशन चाहिए, तो आपका कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए तभी आपको एक्सटेंशन मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा है
कि आपका जो इंक्रीमेंट होगा जब आप ज्वाइन कर जाते हो AA, तब उसमें क्या होगा कि लेवल 8 में आप ज्वाइन करते हो और आपका जो इंक्रीमेंट लगेगा वो एक प्रिस्क्राइब लेंथ ऑफ सर्विस, तो ये जनरली 6 मंथ का होता है। और आपको क्या होगा जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक पे फिक्सेशन आपका किया जाता है। पे फिक्सेशन में आपका डेट वो लिखा होगा कि आपका जो है इंक्रीमेंट जो है वो कब लगेगा। तो जनरली 6 मंथ अगर आपका हो जाता है तो आपको इंक्रीमेंट जो है जैसे मान लीजिए कि आप मार्च में मान लीजिए आप ज्वाइन करते हो, तो मार्च में अगर आप ज्वाइन करते हो तो 1 जनवरी तक आपका जो है वो 6 मंथ हो जाता है, तो आपको 1 जनवरी को आपका इंक्रीमेंट लग जाएगा। और अगर मान लीजिए कि आप 1 जुलाई के बाद से ज्वाइन करते हो तो आपका अगले 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। और सेकेंड जो इंक्रीमेंट होगा वो इसके 1 साल के बाद होगा, मतलब कि अगर 1 जनवरी को होगा तो अगले साल 1 जनवरी को आपका सेकंड इंक्रीमेंट लगेगा, और 1 जुलाई को होगा तो उसके अगले साल 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगेगा, ठीक है। और उसके बाद का जो इंक्रीमेंट है, जो थर्ड है और सिक्वेंट जितने भी इंक्रीमेंट्स हैं वो तभी आपको मिलेगा जब आप एसएस एग्ज़ाम पास कर लोगे। अगर आपने एसएस एग्ज़ाम नहीं पास किया तो ये इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेंगे, और जो एरियर होगा वो भी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद के जितने भी इंक्रीमेंट है वो आपका मतलब ख़त्म है, समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको इस एग्ज़ाम को पास करना है, ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है इस जॉब में बने रहने के लिए, ठीक है। सब कुछ इससे ही जुड़ा हुआ है। और इसमें ये भी लिखा है कि द डेट फॉलोइंग द लास्ट डेट ऑफ एसएस एग्जामिनेशन ग्रुप 2 इन विच ही इज डिक्लेयर्ड पास्ड विल बी टेकन एज द डेट ऑफ पासिंग द एसएस एग्जामिनेशन। मतलब कि ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन जो ग्रुप 2 का होगा एसएस का, उसका जो लास्ट डेट होगा वही आपको उसके लास्ट डेट के जो अगले दिन से आपको कंसीडर किया जाएगा एसएस पास्ड, तभी जब आप एग्ज़ाम जो है वो पास कर जाते हो। एसएस एग्ज़ाम आपने पास कर लिया तो उसका जो उसके जो एग्ज़ाम हुआ जिस लास्ट डेट जो है एग्ज़ाम का, उसके अगले दिन से ही आपको पास माना जाएगा, ठीक है। मतलब कि रिजल्ट कभी भी आए, 2 महीने 3 महीने लेट आए, पर आपको पास एग्ज़ाम डेट के लास्ट डेट के बाद से ही कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। तो ये आपका जो है पूरा का पूरा ये कंडीशंस जो है वो रहता है इसमें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अगर कैंडिडेट इज प्रेजेंटली वर्किंग, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं पीएसयूज में, तो आपको क्या करना है कि प्रॉपर आपको रिलीफ लेना है, ठीक है। अपने मतलब कि आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन देना है और एनओसी भी आपको लेना है, ठीक है। एनओसी भी आपको लेना है और प्रॉपर रिलीफ मतलब कि आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन का ऑर्डर जो है वो आपको लेकर के आना है, तभी आप जो है इसमें ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। तो जो भी होगा वो आप, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं, तो आप एक और वीडियो है टेक्निकल रेजिग्नेशन वाला, वो देख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए कि चीज़ें कैसे कैसे होती हैं, ठीक है। वो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दूसरे शर्त की तरफ। इन केस अगर आप, तो ये तो कॉमन सा जो है वो कंडीशन है, वो क्या है कि अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं या OBC से हैं तो आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना होगा। तो ये तो सिंपल सी बात है कि आपके पास होना चाहिए और वो आपको दिखाना है। अब हम लोग हाँ, अब देखिए मेडिकल के लिए क्या है कि अगर आप मेडिकली फिट हैं तभी आपको जो है जो अपॉइंटमेंट मिलेगा। तो ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड अनसक्सेसफुल कम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल विल बी मेड बाय द ऑफिस एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस फ्रॉम द एप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी ही विल बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट हिमसेल्फ फॉर ज्वाइनिंग टू द अंडरसाइंड। मतलब कि जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद फिर आपके लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपको क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है मेडिकल के लिए। जब आप मेडिकल करवा करके ले करके आते हो तभी आपको ज्वाइनिंग दी जाती है, ठीक है। और एक केस और है कि अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन दे करके आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आपने देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तब तो आपको मेडिकल कराना ही होगा, और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट नहीं हैं, आप पहले से ही वर्किंग है, तो उसमें क्या है कि आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि ऑन गिविंग टेक्निकल रेजिग्नेशन नीड नॉट अंडरगो सच फॉर्मेलिटीज अगेन फॉर देयर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ऑन प्रोबेशन, हाउएवर दे विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश
इस सर्टिफिकेट फ्रॉम दिस इफेक्ट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयर से एक सर्टिफिकेट लेकर के आ सकते हैं कि मेरा जो है मेडिकल हो चुका है। तो उससे रिलेटेड जैसे कि मैंने जो क्या किया था कि मैंने पुराने डिपार्टमेंट में जो मेरा मेडिकल था उसी को मैंने सर्टिफाई करवा लिया था हेड ऑफ ऑफिस से, और वही मैंने यहाँ पर ला करके जो है वो दे दिया था, या भिजवा भी सकते हैं आप। ठीक, बाई पोस्ट भिजवा सकते हैं या खुद ही ला करके यहाँ पर दे सकते हैं, तो आपको मेडिकल नहीं करवाना पड़ता है। तो ये कंडीशंस भी जो है वो आपको फुलफ़िल करना होता है, और तभी आपकी ज्वाइनिंग होती है। और आपका ये लास्ट कंडीशन है। तो बस आशा करता हूँ आपको समझ आ गया हो कि AAO को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या जो इम्पोर्टेंट शर्तें होती हैं वो आपको पता चल गया होगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।